ठीक है ना, साध्य अच्छा हो और साधन क्या हो, कुछ भी, ठीक है ना, बाई हुक या बाई क्रुक हमको क्या करना है, रिजल्ट्स अच्छे करने हैं। गेम्समैनशिप, स्पोर्ट्समैनशिप हमने उदाहरण भी दिया था आपको, ठीक। जितने भी नीति वाले तथ्य हैं, ठीक, उन सब को सबके में पिरोया गया है। जैसे था क्या, मैंने आपको बताया था कांट, कांट में क्या था, निष्काम कर्म का सिद्धांत। गीता, ये दोनों किससे आधारित है, डिओन्टोलॉजी, याद आया, डिओन्टोलॉजी में क्या था, कर्म करिए, परिणाम की चिंता मत करिए। तो अगर कांट के बारे में आ रहा तो सबके कुछ ना कुछ क्या है, पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को ही हमको क्या करना लेना है, पिक एंड चूज कर लेना है और उसको क्या करना है, उसी को मेंशन करना है एग्जामिनेशन, ठीक है ना, क्लियर। यानी जैसे सुकरात दिया हुआ है, सुकरात का दर्शन, ठीक है ना, इसमें इनका जो दर्शन है उस पर किस पर आधारित है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, उन पर आधारित है। पहला क्या, जांच और अन्वेषण, ठीक है ना, स्क्रूटनी और एक्सप्लोरेशन, ठीक है ना। इनके शब्दों में एक परिचित जीवन जीने लायक नहीं है, ठीक है ना। व्यक्ति को तथ्यों पर सवाल उठाना चाहिए और उन्हें स्वीकार करना चाहिए और अस्वीकार करना चाहिए। जैसे सोशल मैसेजिंग साइट्स के जरिए फर्जी संदेशों के हालिया चलन, ठीक है ना, जो भी क्या चीज है, हमको जहां स्वीकार करने लायक है हम स्वीकार करेंगे, जहां अस्वीकार करने लायक है हम वहां क्या करेंगे, अस्वीकार करेंगे, ठीक है ना। ओवरऑल ये है कि मतलब जो भी आजकल सोशल मीडिया के फर्जी चलन से चल रहा है कि हम लोग फेक न्यूज़ दे रहे हैं, कोई भी चीज़ है उसका फेक न्यूज़ हमने बनाया और उसको क्या कर दिया, एक्सप्लोर कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, उसी से है एक्सप्लोरेशन से, स्क्रूटनी यानी जांच, ठीक है ना, देन एक्सप्लोर, ठीक है ना, एक्सप्लोर करेंगे, पहले उसकी जांचें और फिर उसके बाद क्या है, परखें, ठीक है ना। एक कथन भी इस पे है, शायद मैंने एक दिन बोला भी था आपसे, क्या, प्रूव ऑल थिंग्स होल्ड्स फास्ट दैट विच इज गुड, ठीक है ना, क्लियर। परख सबकी करो, ग्रहण शुभ की करो, परख सबकी करो यानी क्या है, प्रूव ऑल थिंग्स होल्ड फास्ट दैट विच इज गुड, ठीक है ना। ग्रहण किसकी करना है, शुभ की, विच इज गुड, ठीक है ना, होल्ड फास्ट दैट विच इज गुड, ठीक है ना, उसी को ग्रहण करना है। सेम यही चीज यहाँ भी है कि स्क्रूटनी करेंगे, पहले जांच करेंगे और अगर एक्सप्लोर करने लायक है तो हम उसको क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, स्प्रेड अप करेंगे, ठीक है ना। अच्छाई है, अच्छाई हमेशा अच्छी होगी तो आप उसको क्या करोगे, एक्सप्लोर करोगे, ठीक है ना। आप देखते होगे कि रील्स देखते होगे, अब रील्स देखते होगे तो अच्छे रील्स लगे जो ज्ञानात्मक हैं, वाकई हमें प्रेरणा दे रहे हैं या समथिंग कुछ दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको स्प्रेड कर रहे हैं। कई लोग कॉमेडी वाले भी करते होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जनरल अगर व्यू हम देखें तो हम क्या कहेंगे, जो अच्छे प्रेरणादायक हैं आप उसको क्या करोगे, एक्सप्लोर करोगे, ठीक है ना, जिसे समाज क्या करेगा, चुनेगा, ठीक। आगे आइए, करेज, यह अपने मन की बात कहने के लिए स्वतंत्रता, सच बोलने की क्षमता और निष्पक्षता को दर्शाता है। जाहिर सी बात है, सुकरात का ये कहना था कि करेज किस लिए होता है, साहस किस लिए, साहस ये थोड़ी ना कि आप शेर है सामने, आप जाकर के लड़ जाइए, पता नहीं खाओगे किनारे कर देगा, ठीक है ना। वहाँ समझ भी चाहिए, वहाँ समझ भी चाहिए कि अपनी साइज और शेर की साइज दोनों को देख लीजिए, समझ यही कहती है, ठीक है ना। आत्मरक्षा भी एक समझ है। करेज का ये मतलब नहीं है कि अपने को आग में कूद, भाई हम तो ब्रेव हैं, करेजियस हैं, हम आग में कूद जाएंगे हमको कुछ नहीं होगा, ये बेवकूफ़ी है, ये साहस नहीं है। साहस क्या है, साहस अपने नैतिक मूल्यों से कोई भी समझौता न करना, ये साहस है। जैसे कोई भी मन की बात कहना है तो आप तुरंत स्वतंत्र हैं, ये नहीं कि हिचक रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ठीक, सही बात है तो आप सही का साथ दीजिए, ठीक। फिर उसके बाद सच बोलने की क्षमता, निष्पक्षता, ठीक है ना, क्लियर। आपका कितना भी सगा साथी हो, अगर गलत कर रहा है
तो आप इसके विरोध में खड़े हो सके, ठीक है ना। आपके बहुत हित सार्थक हो रहे हो किसी से, ठीक, लेकिन वो गलत कर रहा है तो आपको उसके अगेंस्ट जाना ही है, ये साहस है, ठीक है ना। अपने हितों को नहीं देखना है यहाँ, ठीक। आगे आइए, दूसरा क्या है, जैसे उदाहरण के लिए दुनिया में अधिकांश देश चीनी आक्रामकता में विश्वास करते हैं, लेकिन वे चीन पर वित्तीय निर्भरता के कारण बोलने में क्या रहते हैं, विफल रहते हैं। जाहिर सी बात है, चीन का विस्तारवादी जो नीति है वो कहीं ना कहीं इस पर बहुत आधारित है। चीन देख लीजिए क्या है कि क्या कर रहा है, जैसे सिल्क रूट बना रहा है, और सिल्क रूट में जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी देश आ रहे हैं उसके उसमें वो क्या कर रहा है कि उनको कर्ज इतना दे रहा है, इतना कर्ज दे रहा है उनके विकास के लिए, या ये कि वो बाद में चुका पाने के लिए क्या है, कुछ भी सही बोलने की क्षमता में नहीं है, उनके पास क्षमता ही नहीं है, वो करेज ही नहीं है, ठीक। क्यों? क्योंकि पता चला विस्तारवादी नीति के तहत वो उससे भी वो क्या कर ले, अडॉप्ट कर ले, ठीक है ना। क्लियर। आप जाइए, प्रसन्नता की नैतिकता यानी एथिक्स ऑफ हैप्पीनेस। ज्ञान एकमात्र सद्गुण और अज्ञानता एकमात्र क्या है, पाप है। परस्पर विरोधी वचन यानी कन्फ्लिक्टिंग प्रोमिसेस, ठीक। आदर्श जीवन, ठीक, आदर्श जीवन जारी रहे, सत्य निष्ठा और इस सब पर आधारित, ठीक है ना। व्यक्तिगत स्तर पर, ठीक, क्या करना कि व्यक्ति को अंधविश्वास, सामंती मानसिकता, फर्जी समाचार, गलत सूचना से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। फिर सोशल स्तर पर किस तरीके से हमारी ये सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, ये सब दिया है। फिर शासन स्तर पे क्या होना चाहिए, ठीक, ये सब सुकरात के सिद्धांत है, ठीक है ना। एक नज़र मैं आपको जल्दी से दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है ना। क्लियर। आगे आइए, जैसे प्लेटो आ जाइए। प्लेटो एक यूनानी दार्शनिक था और सुकरात का क्या था, शिष्य था, ठीक है ना। क्लियर। अरस्तु तथा अरस्तु के ये क्या थे, शिक्षक थे, ठीक है ना। मतलब आप जान रहे हैं अरस्तु का प्लेटो, अरस्तु का प्लेटो और प्लेटो का सुकरात, ठीक है ना। कभी कभी आप लोग के उसमें क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है ना। प्लेटो का दर्शन क्या है, स्वयं का न्याय यानी जस्टिस फॉर सेल्फ। प्रत्येक मनुष्य में नीचे वर्णित 3 घटक होते हैं, उन्हें अन्य घटकों की अपेक्षा ज्ञान को क्या देना चाहिए, प्राथमिकता देना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर। फिर उसके बाद दिया है क्षुधा, आत्मा, ज्ञान, विवेक, ठीक। फिर उसके बाद जस्टिस ऑफ सोसाइटी है, ठीक। उसमें क्या है कि समाज के प्रत्येक घटक को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, जैसे कारीगर है, सैनिक है, संरक्षक है। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे संदर्भ में हमारे यहाँ भारतीयों का ज्यादा पूछा जाता है, दार्शनिकों का, ठीक है ना। इन लोगों का जो मेन है, जैसे कांट है, ठीक है ना। कांट का कर्म का सिद्धांत रहता है, यानी डिओन्टोलॉजी पर आधारित है, कि वो क्या मानते हैं कि साधन उचित होने चाहिए, साध्य उचित नहीं होना चाहिए। साध्य का मतलब रिजल्ट, ठीक है ना, यानी रिजल्ट्स, और साधन यानी मीन, इंग्लिश में क्या कहेंगे, मीन्स। मीन्स हमारे फेवरेबल होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना। हमारे रिजल्ट नहीं, रिजल्ट कुछ भी हो, फेवरेबल हो, अनफेवरेबल हो, ये मैटर नहीं करता है, ये ध्यान में रखना है। तो ये डिओन्टोलॉजी है, इसी पर आधारित आपका निष्काम कर्म यानी गीता का और कांट का सिद्धांत आधारित है, ठीक है ना। क्लियर। दोनों में अंतर भी मैंने बताया था कि कांट ये कहते हैं कि ऐसा है, आप कार्य करो, ठीक, सफलता या फल की चिंता ना करो, ठीक है ना। लेकिन गीता ये कहती है कि ऐसा है, आप कर्म करोगे, कर्म पर आधारित आपको फल मिलेगा, ठीक है ना। मतलब कांट जो है फल मिलने पे कुछ उन्होंने वो नहीं कहा है, मिल सकता है, उन्होंने क्या लगाया है, संभावना जताई। लेकिन गीता ने क्या कहा गया है, गीता में ये कहा गया कि आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, वो काम के अकॉर्डिंग मिलेगा, जैसा आप काम करोगे, ठीक है ना, वैसा आपको फल मिलेगा, ये कहा गया, ठीक है ना। क्लियर। तो मतलब अगर काम शुभ है तो जाहिर सी बात है शुभ फल मिलेगा, और अगर काम थोड़े टेढ़े मेढ़े ढंग से है तो उसका रिजल्ट भी उसी तरीके से, ठीक है ना, सशंकित, मतलब उस तरीके का रिजल्ट रहेगा। तो ओवरऑल ये डिफरेंसेस हैं, ठीक, हैं दोनों डिओन्टोलॉजी के, हैं दोनों डिओन्टोलॉजी के, कि मतलब क्या, कर्म आधारित, ठीक, और परिणाम निरपेक्ष। इसको हम लोग क्या कहेंगे, फल आधारित या परिणाम, कर्म आधारित और परिणाम निरपेक्ष, ये है,
ठीक है ना। और परिणाम सापेक्ष आपका कौन होगा? टेलियोलॉजी, ठीक है ना। टेलियोलॉजी में क्या है कि भाई हम कर्म कुछ भी कर रहे हो किसी भी तरीके से, परिणाम उचित होना चाहिए हमारा, ठीक है ना। हम पास होंगे चाहे नकल करके करें चाहे अकल से, ठीक, मेरी मर्जी, लेकिन हम पास तो हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल क्या है, ये टेलियोलॉजी है कि हमारे रिजल्ट्स अच्छे होने चाहिए, मीन्स का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये टेलियोलॉजी है, ठीक, कई उस पर भी आधारित है। तो ये एक बार देखिएगा आप लोग, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। अब यहाँ आपका इमैनुअल कांट के बारे में है, इमैनुअल कांट इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिए बस। नैतिक तर्कवाद, मोरल, हाँ हेलो, हाँ मैं क्लास में हूँ, बाद में करता हूँ कॉल, हाँ ठीक है ना। नैतिक तर्कवाद, मोरल रेशनलिज्म, ठीक है ना, प्रयोजन से प्रेरित कार्य ही किसी भी आचरण को नैतिक बनाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या कहा है, प्रयोजनों से प्रेरित कार्य ही किसी भी आचरण को क्या करते हैं, नैतिक बनाते हैं। यानी सद्भावना यानी गुडविल नैतिक आचरण के लिए एकमात्र योग्यता है, ठीक, क्लियर। अब यहाँ ये चीज है, जैसे इसी में दिया हुआ है आपका क्या, निष्काम कर्म, ठीक है ना। मतलब क्या कि कर्म स्वयं में अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है ना। कर्म क्या है, अंतिम लक्ष्य। कर्म हम क्या कर रहे हैं, केवल कर्म कर रहे हैं, फल वो मिल जाएगा, मिलेगा लेकिन, ठीक है ना, ये चीज है। ये क्या है, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, ठीक, निरपेक्ष कर्तव्यादेश, ठीक है ना, कैटेगोरिकल इंपरेटिव। इसमें क्या है कि किसी व्यक्ति को माता पिता की देखभाल जैसी व्यक्तिगत इच्छा के बावजूद किसी प्रयोजन के लिए काम करने या कुछ करने के लिए क्या करना, प्रेरित करना, ठीक, क्लियर। अब यहाँ क्या है, 4 निरपेक्ष कर्तव्यादेश निम्नलिखित हैं। जैसे क्या, पहला क्या है, दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार न करना जो आप नहीं चाहते कि दूसरे आपके साथ क्या करें, व्यवहार करें। हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था किसका, रेस्पेक्ट का, सम्मान का, कि भाई सम्मान कैसा रिलेशन है, सम्मान गिव एंड टेक का रिलेशन है, पहले दो फिर लो, ठीक है ना। तो मतलब पहले आप दोगे, जैसा सम्मान दोगे उसी हिसाब से सम्मान आपको क्या होगा, मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है कि ये इस वर्ड को पूरी तरीके से जस्टिफाई कर दे रहा है, क्या कि भाई दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार न करना जो आप नहीं चाहते कि दूसरे आपके साथ करें, ठीक है ना, क्लियर। इसके अलावा जान लीजिए कि ऐसे सिद्धांत के अनुसार कार्य करना जिसे सार्वभौमिक नियम के अंतर्गत रखा गया है, यूनिवर्सल। आप ऐसे कार्य करिए जो यूनिवर्सल हो। यूनिवर्सल का मतलब जैसे सत्य की राह पे चलना, ये यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, सबके सामने ये बात क्या है, सही है, ठीक है ना, क्लियर। दया की भावना, ठीक, दया सबको अच्छी लगेगी, ठीक है ना, ऐसा नहीं लगेगा कि कोई उसके खिलाफ आलोचना करे। अहिंसा, अहिंसा ये क्या है, एक सार्वभौमिक तत्व है, एक सार्वभौमिक गुण है, ठीक है ना। तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, सार्वभौमिक नियम के अनुसार होना चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद कहा है कि मनुष्य को किसी साध्य के साधन के रूप में उपयोग न करें। साध्य का मतलब क्या, रिजल्ट, और साधन क्या मतलब, मीन्स, ठीक है ना। मतलब हम रिजल्ट के लिए किसी के को मतलब कुछ भी पाने के लिए हम किसी को साधन की तरह प्रयोग न करें, ठीक है ना, क्लियर, इस तरीके से। और फिर उसके बाद क्या कहा है कि मानवीय कार्यों से कहा गया, मानवीय कार्यों से समाज को लाभ होना चाहिए, ठीक है ना। मानवीय कार्य से क्या होना चाहिए, समाज को लाभ होना चाहिए, ठीक। ऐसा कार्य करना कि मतलब आपका ही केवल हित ना हो, दूसरे का भी हित सधे, ठीक है ना। अपना इंटरेस्ट नहीं, दूसरे का भी इंटरेस्ट आपको देख के कार्य करना है, ठीक। तो ये ओवरऑल है। अब आ जाइए टीलियोलॉजिकल, ये डिओटोलॉजिकल था, ये क्या है, टीलियोलॉजिकल। टीलियोलॉजिकल में हमने क्या बताया था, टीलियोलॉजिकल में बताया था आपको कि हम केवल और केवल सुख वाले परिणाम खोजते हैं, ठीक है ना।
चाहे साधन कुछ भी हो, हमारा परिणाम सुखद होना चाहिए, हमारे रिजल्ट्स अच्छे होने चाहिए। परिणाम हमारा मतलब जैसे हमें गेम्स जीतना है, हमें क्या करना है, गेम जीतना है। चाहे हम किसी को लंगड़ी फंसा करके गिरा रहे हो, चाहे हम बेईमानी से जीत रहे हो, चाहे डोपिंग प्रोसेस से जीत रहे हो, किसी भी प्रक्रिया, चाहे बाई हुक या बाई क्रोक, हम क्या कर रहे हैं, गेम को जीत रहे हैं। साधन का उचित अनुचित प्रयोग हमें नहीं कोई मतलब है, हम केवल रिजल्ट की चिंता कर रहे हैं, यानी साध्य की चिंता कर रहे हैं, साधन की चिंता नहीं कर रहे हैं। तो ये टीलियोलॉजिकल दृष्टिकोण कहलाता है। ठीक है ना, मतलब क्या है कि यहाँ व्यक्ति के कार्य के परिणाम ही, व्यक्ति के कार्य के परिणाम ही, ठीक, आचरण को सही या गलत होने के अंतिम निर्धारक है। मतलब परिणाम यह तय कर रहा है कि यह व्यक्ति सही है कि गलत है। क्या इसने साधनों का प्रयोग किया है, ये कोई नहीं देख रहा है। ठीक है ना, मतलब आजकल के समय में देखिए क्या है कि अनुचित तरीके से भी अगर किसी ने कोई कार्य किया है और वो अगर सुखद उसके परिणाम आ गए तो हर कोई उसकी क्या करता है, सराहना करता है। ठीक है ना, तो ये टीलियोलॉजिकल है। ठीक, ये दृष्टिकोण यहाँ है, वही आपको अंतर है। ये कई बार, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है और ये कॉन्सेप्ट्स आपको कई जगह उपयोग करने पड़ेंगे, टीलियोलॉजिकल और डिओंटोलॉजिकल। ठीक, क्लियर। जैसे ये क्या नैतिक ये क्या है, कर्तव्य आधारित, यानी क्या ऑन्टोलॉजी, डिओंटोलॉजी, और ये टीलियोलॉजी, परिणामों उन्मुख। ठीक, नैतिक कर्तव्य पर ध्यान देता है, परिणामों पर नहीं, ये केवल काम पे, कार्य पर, साधन पर। ठीक, और ये केवल परिणाम पे ध्यान देगा, रिजल्ट आपका कैसा है। ठीक है ना, आपने कोई भी साधन उचित अनुचित जो भी प्रयोग किया है, हमें उससे मतलब नहीं है। आपका रिजल्ट अच्छा है, 90% है, आप ठीक सफल हो, ये करता है। परिणामों की अपेक्षा इरादों की प्राथमिकता इसमें देती है, इस वाले में। ठीक, आपके इरादे नहीं खोने चाहिए, आप सफल हो नहीं सफल हो कोई बात नहीं। ठीक, यहाँ क्या है, इरादों की अपेक्षा परिणामों को क्या देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। नैतिक कर्तव्य नैतिक मूल्यों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। नैतिक कर्तव्य, ठीक है ना, नैतिक मूल्यों से क्या है, अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे हमारे नैतिक कर्तव्य होते हैं और नैतिक मूल्य तो आपके समय जगह जगह पे समय समय पे बदल जाते हैं। किसी धर्म में नैतिक मूल्य कुछ और है, किसी धर्म में नैतिक मूल्य कुछ और है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में पशु बलि अच्छा माना जाता है, ठीक है ना, क्लियर। और किसी में ये अहिंसा के रूप में देखा जा रहा है। और सार्वभौमिक मूल्य देखिए तो सार्वभौमिक मूल्य क्या हमारा है, अहिंसा है। वो हमारा नैतिक कर्तव्य है, वो हमारा क्या है, नैतिक कर्तव्य। अगर नैतिक कर्तव्य की बात कर रहे हैं तो अहिंसा नैतिक कर्तव्य है, ठीक है ना। और नैतिक मूल्य क्या है, पशु बलि। हम चूंकि धर्म आधारित हैं, ठीक है ना, हमारे धर्म में पशु बलि है, हम अपने धर्म के हिसाब से चल रहे हैं तो पशु बलि हमारा क्या है, नैतिक मूल्य है। ठीक, तो ये यहाँ ध्यान देना है कि नैतिक कर्तव्य नैतिक मूल्यों से क्या होने चाहिए, अधिक महत्वपूर्ण होने चाहिए। ठीक, यहाँ क्या कहा है, नैतिक मूल्य कर्तव्यों से अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। मतलब क्या कि भाई हमारे धर्म में वही सफल माना जाएगा जो क्या करेगा, पशु बलि देगा। ठीक, मतलब रिजल्ट क्या है, पशु बलि। ठीक, धर्म की स्थापना, वो रिजल्ट हुआ। साधन कुछ भी हो, अहिंसा का आपने पालन नहीं किया कोई बात नहीं, चलेगा। पशु बलि आपने दी, आप धर्म का पालन किए तो आप क्या हो गए, परिणामोन्मुख हो गए, ठीक है ना, परिणामों उन्मुख हो गए। तो मतलब आपका क्या हो गया, नैतिक मूल्य से कर्तव्यों से क्या अधिक महत्वपूर्ण। उसके बाद आइए, व्यक्ति के इरादे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ क्या है, इरादों से कोई मतलब नहीं है, इरादा कुछ भी हो आपका हो, परिणाम सुखद होने चाहिए। ठीक, क्लियर। उसके बाद आइए, कार्यों के अच्छे होने की अपेक्षा उनके औचित्य की प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है ना। औचित्य का मतलब क्या, ये जो कार्य आप कर रहे हैं उसका औचित्य क्या है, उद्देश्य क्या है, सही उद्देश्य से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये जो है डिओंटोलॉजी में। डिओंटोलॉजी में क्या है, कार्यों की अच्छाई ही उनके औचित्य को निर्धारित करती है, ठीक है ना, क्लियर। अब इसमें आ जाइए,
व्यक्ति की नैतिक स्थिति पर जोर देती है। और ये भाई नैतिकता से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ आ जाइए, नैतिक कर्तव्यों को नकारात्मक सूत्रीकरण होता है, ठीक है ना? है यहाँ कुछ पॉइंट उल्टा हो, नहीं तो किस चीज को? इसमें नैतिक स्थिति पर जोर देती है और उसमें नैतिक स्थिति पर कार्य की नैतिक स्थिति पर जोर देती है। कौन सा? ये कार्यों की अच्छाई ही उनके औचित्य को निर्धारित करती है। मतलब कार्यों की अच्छाई का मतलब क्या? यहाँ कार्य को रिजल्ट बताया गया है। कार्य को रिजल्ट मान के चलिए ना। यहाँ कार्य क्या है? रिजल्ट है, ठीक, क्लियर। और यहाँ जो कार्य है वो भी रिजल्ट, उसका उद्देश्य क्या है उसके संदर्भ में, ठीक है ना? अब है नैतिक कर्तव्यों का नकारात्मक सूत्रीकरण होता है। भाई जाहिर सी बात है कि नकारात्मक सूत्रीकरण का मतलब क्या कि भाई जहां नकारात्मकता है वहां नकारात्मकता बताएंगे, ठीक है ना? और यहाँ क्या है? नैतिक कर्तव्यों का सकारात्मक सूत्रीकरण होता है, ठीक है ना? कोई भी कर्तव्य आपने किया, सब क्या है? सकारात्मक है, ठीक है ना? हमेशा हम किस पे चलेंगे? हमारा सकारात्मक है। कुछ भी आपने किया कर्तव्य, ठीक है ना, तो वो नैतिक कर्तव्यों में ही आ जाएगा उनके। आगे आइए, व्यक्तिगत हितों का कोई महत्व नहीं होता है। जाहिर सी बात है, हम सामाजिक हित देखते हैं, व्यक्तिगत हित नहीं देखते हैं। औरों के भले में अपना भला ढूंढते हैं। इसमें क्या है भाई? व्यक्तिगत और दूसरों के हित पर समान ध्यान दिया जाता है, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन दूसरों का हित सर्वोपरि होता है, जो सार्वभौमिक हो, मतलब, ठीक। यह कार्य स्वाभाविक रूप से नैतिक या अनैतिक होते हैं, ठीक। और ये क्या है? कार्यों का मूल्यांकन परिणामों के आधार पर किया जाता है। मतलब ओवरऑल यही है, एक है कार्य आधारित और एक है हमारा किस पर? परिणाम, ठीक, क्लियर। तो यहाँ इस चीज का है, इस चीज को आप लोग एक बार देखिएगा हमारा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ उदाहरण भी दे दिया है। सबसे पहली चीज क्या? आपराधिक न्याय प्रणाली, ठीक है ना। जो आपराधिक न्याय प्रणाली है, अपराध से रिलेटेड जो न्याय प्रणाली बनाई गई है वो किस पर आधारित है? कर्तव्यवादी दृष्टिकोण पर। लेकिन जो न्यायालय द्वारा किसी कानून, उसके उद्देश्य, दिशा या डिजाइन की व्याख्या की गई है, ठीक है ना, वो किस पर आधारित है? वो टीलियोलॉजिकल पर, ठीक है ना। तो ये उदाहरण जरूर दे दीजिएगा कि किसी कानून की व्याख्या अगर है, ठीक है ना, तो वो किस पर आधारित है? टीलियोलॉजिकल है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपराधिक न्याय प्रणाली की बात की जाए तो वो हमारा किस पर आधारित है? डिओन्टोलॉजी पर आधारित है, ठीक है ना। ये उदाहरण जरूर डाल दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, अच्छा इम्पोर्टेंट वो है। बाकी इन लोगों के पढ़िएगा आप लोग एक बार, ठीक। अब हम लोग आते हैं किस पर? ये इसे बिल्कुल एकदम छोड़ देना है, ठीक। ये दर्शन वर्शन के बारे में एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। इसमें हम इम्पोर्टेंट ही डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारा है। और इस पे आ जाएंगे, किस पर? भगवद गीता के साथ इस पर, ठीक है ना। गीता पे कई क्वेश्चंस आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। जानिए, जैसे दिया है भगवद गीता का सार, ठीक। इसमें ये दिया है सुख और कर्म, परिणामों को अपने कर्मों का उद्देश्य न बनने देना, और इसलिए आप अपने कर्तव्यों को करने में आसक्त नहीं होंगे। भगवद गीता लक्ष्य की तुलना में प्रतिबद्धता के साथ कर्तव्य पर अधिक जोर देता है। यानी ये किस पर आधारित है? ये आपका डिओन्टोलॉजी पर आधारित है, टीलियोलॉजी पर आधारित नहीं है। किस पर आधारित? डिओन्टोलॉजी पर, ठीक। वही चीज दी हुई है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी होनी चाहिए। भाई भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्यों है? क्योंकि हम प्रॉब्लम्स को पहले पहचानेंगे, दूसरे की भावनाओं को पहचानेंगे, समझेंगे और फिर उसी के हिसाब से एक्सप्रेशन देंगे, मैनेजमेंट उसका करेंगे। यही तो था, ठीक। तो ये क्या है? ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ की तरफ है, ठीक है ना। आपका जो कर्तव्य होगा वो सही होगा,
अगर उस पर आधारित होगा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता पे आधारित होगा। एकाग्रता, फिर उसके बाद निस्वार्थता, ठीक, और सत्य की ही हमेशा जीत होती है। इसी पर आधारित आपकी पूरी गीता है, ठीक है ना। ओवरऑल कहा जाता है निष्काम कर्म, ठीक है ना, समझ में आया। तो ओवरऑल ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक। आगे आइए, अब भारतीय दर्शन में और कई सारी चीजें आती हैं, ठीक। थोड़ा बौद्ध और जैन धर्म के बारे में भी इसको आप लोग देख लीजिएगा। अभी मैं क्वेश्चंस ही आपको डायरेक्ट बताऊंगा। जैसे है क्या कि बौद्ध आपने पढ़ा है और जैन धर्म पढ़ा है, ठीक। इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ अंतर है जिसको आप लोगों को समझ लेना चाहिए। ये आपके प्रीलिम्स में भी काम आएगा और वैसे लिखने में भी काम आएगा, ठीक है ना। जैसे जानिए, कुछ पहलू हैं जो बौद्ध और जैन नैतिकता में क्या है, डिफर करते हैं। पहला क्या है, अहिंसा पे, ठीक है ना, नॉन वायलेंस पे। बौद्ध धर्म ये कहता है कि सभी प्राणियों के प्रति करुणा और अहिंसा को प्रमुखता देती है, ठीक है ना, क्लियर। और इसमें क्या है, अहिंसा का पालन कठोरता से किया जाता है, ठीक। मतलब यहाँ क्या है कि यहाँ जनरली क्या है, थोड़ा सा ये लिबरल है, ये थोड़ा सा क्या है, लिबरल है। और ये क्या है, हार्ड एंड फास्ट एकदम उस रूल को क्या कर रहे हैं, मान ही रहे हैं। जैसे यहाँ क्या है कि भाई हमें करुणा दिखानी चाहिए किसी के प्रति, ठीक। लेकिन जैन धर्म में क्या है कि बिल्कुल एकदम हमको अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा मानना ही है, ठीक। हम हिंसा जरा सा भी वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। यहाँ ये है, थोड़ा सा ये कठोर लिए हुए है, ये क्या है, थोड़ा सा लिबरल है, ठीक। आगे आइए, सत्य पे आइए, ट्रूथफुलनेस। वचन और कर्म में सत्यता को महत्व दिया जाता है, ठीक है ना। वचन और उसमें किसको महत्व दिया जाता है, सत्यता को। इसमें क्या है भाई, जाहिर सी बात है, सेम वही गुण है इसमें भी। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी करना। अस्तेय का मतलब क्या होता है, चोरी करना, ठीक है ना, नॉन स्टेलिंग, ठीक। अब यहाँ किसके बारे में कहा है, चोरी और बेईमानी का विरोध भाई, अस्तेय, अहिंसा, ठीक, सब में अ लगा है, ठीक है ना, कि मतलब ये चीजें ना करें, ठीक। तो ओवरऑल चोरी करना और बेईमानी ये सब क्या है, गलत चीजें। सेम यही चीज इसमें भी है, ठीक। आगे आइए, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है सामग्री इच्छाओं से मुक्ति को प्रोत्साहित करना, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ क्या है, न्यूनतम आवश्यकताएं और आसक्ति से मुक्ति को प्रोत्साहित करना। मतलब क्या कि हम अब कोई भी चीज अनर्गल ना रखें, जितनी हमको आवश्यकता है, जितने से हमारी आवश्यकता पूर्ति हो जा रही है उतना ही हम क्या करें, ग्रहण करें। बाकी आपका ट्रस्टीशिप सिद्धांत जो है इसी पर आधारित है एक हिसाब से, ठीक है ना, क्लियर। दूसरा क्या है, अनासक्ति के प्रति दृष्टिकोण। ये मध्य मार्ग और आसक्ति को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है। आसक्ति का मतलब होता है किसी और बेंड हो। आसक्ति का मतलब क्या है, किसी और बेंड हो जाना, झुकाव, ठीक है ना, किसी और झुकाव, ये आसक्ति हो जाता, ठीक है ना, ये होता है। और मध्य मार्ग मतलब यहाँ क्या है कि जैसे आपको किसी एक और झुकाव नहीं होना चाहिए, आपको हमेशा संतुलन लेकर चलना है। संतुलन किसमें है, मध्यम मार्ग। अनासक्त होना चाहिए और क्या होना चाहिए, मध्यम मार्गी होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। ये ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद कहा है यहाँ कर्म की अवधारणा, ठीक। इसमें क्या है, इसमें पुनर्जन्म पर प्रभाव डालता है। और यहाँ क्या है, पुनर्जन्म पर प्रभाव डालने वाले को माना जाता है। दोनों ही हमारे पुनर्जन्म को क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। फिर उसके बाद रीति और देवताओं पर दृष्टिकोण, ठीक है ना। इसमें क्या है, बुद्ध की पूजा के लिए श्रद्धा है। और यहाँ क्या है, यहाँ देवताओं की पूजा को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ तीर्थंकर सिस्टम था, ठीक है ना, 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक। पहले तीर्थंकर कौन थे, हैं? पहले तीर्थंकर कौन थे,
हम भी जरा देखें, कुछ क्वेश्चंस हम भी पूछ लें। बताइए, पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। हम तो सुने थे आदिनाथ थे, हम तो सुने थे आदिनाथ थे। सही है, आदिनाथ ही ऋषभ देव। ठीक है ना? बाहुबली का नाम सुने हैं? कौन है सर? पिक्चर है ना? बाहुबली कौन थे? बाहुबली जो थे कौन थे? बाहुबली ऋषभ देव के पुत्र थे। आपने श्रवण बेलगोला का नाम सुना है? श्रवण बेलगोला मैसूर में है। कहाँ है? मैसूर में। गोमतेश्वर श्रवण बेलगोला, मैसूर, कर्नाटक राज्य। ठीक है ना? वहां जो प्रतिमा है वो बाहुबली की है। और प्रत्येक 12 वर्ष पर वहां, जैसे हम लोगों के यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष पर कुंभ लगता है, वैसे जैन धर्म का कुंभ जो है श्रवण बेलगोला, गोमतेश्वर, कर्नाटक, मैसूर में लगता है। वहां किसकी मूर्ति है? बाहुबली की है, जो ऋषभ देव के पुत्र थे। ऋषभ देव की एक पुत्री थी जिसका नाम था ब्राह्मी। उसी से ब्राह्मी लिपि चली, उसी से ब्राह्मी लिपि चली। ठीक है ना? ये ध्यान में रखना। ठीक है ना? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ऋषभ देव का जन्म स्थान कहाँ है? कई बार उत्तर प्रदेश में पूछा गया है। 2 ही लोगों का पूछा ही जाता है ज्यादातर, क्योंकि 2 लोग, कई लोग हैं उत्तर प्रदेश से, लेकिन 2 लोग का ज्यादा पूछा जाता है। एक है ऋषभ देव। ऋषभ देव का जन्म स्थान कहाँ? अयोध्या। ठीक है ना? अयोध्या है। और पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का जो है जन्म स्थान कहाँ? बनारस, वाराणसी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में है। इस वजह से कई बार एग्जाम्स में ये सब पूछा गया है। ठीक है ना? तो ये सब फैक्ट्स तो याद होने चाहिए भाई, आप लोगों को होना चाहिए याद। हाँ, ठीक, ये सब पढ़िए। तो ये तो बहुत बात की चीज है। ठीक है ना? क्लियर? चलिए इन चीजों को। फिर मुक्ति का लक्ष्य बुद्धि और ध्यान के माध्यम से दुख की समाप्ति। ठीक, और यहाँ क्या है? शुद्धता के माध्यम से। ठीक है ना? अच्छा, श्रवण बेलगोला में ही गोमतेश्वर के पास ही वहां जो है चंद्रगुप्त ने क्या किया था? संथारा प्रथा, संलेखना जिसको कहा जाता है, भद्रबाहु के कहने पे। ठीक है ना? तो वही है। ठीक, अब ये है कौटिल्य, कौटिल्य की बात है। ठीक, अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन? अपने गांधी जी पे। ठीक, अच्छा, विवेकानंद का है। विवेकानंद का एक सिद्धांत पूछा जाता है, अभी क्वेश्चन में आएगा। वो क्वेश्चन कई बार आता है, दरिद्र नारायण का सिद्धांत। दरिद्र नारायण का सिद्धांत कई बार एग्जाम्स में आया है। ठीक है ना? जैसे मोरल थिंकर्स में पूछा जाता है दरिद्र नारायण का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक, इसके पीछे के नैतिक सिद्धांतों की विवेचना की। ठीक, दरिद्र नारायण का सिद्धांत ये है, दरिद्र का मतलब क्या होता है? गरीब, और नारायण का मतलब होता है भगवान। ठीक है ना? श्री हरि, आप जान रहे हैं। ठीक, तो दरिद्र को आप क्या समझ रहे हैं? भगवान समझकर। जैसे भगवान है क्या? भगवान है, भगवान को किसी ने देखा है? नहीं, हमने बस एक परिकल्पना की है। ठीक, हम परिकल्पना करके, जिसको हम देख नहीं रहे हैं, जिसको हम जान नहीं रहे हैं, ठीक, केवल एक अपने विश्वास के आधार पर, एक परिकल्पना के आधार पर उसको सब कुछ देने को क्या है? तैयार है। लोग करोड़ों रुपए का फंड दे देते हैं भगवान को, पता है कि नहीं है? लेकिन गरीब पर नहीं खर्च करते हैं। तो उनका ये सिद्धांत था कि अगर गरीब को ही नारायण मान लिया जाए, ठीक है ना, तो इससे हमारे देश की गरीबी क्या हो सकती है? खत्म हो सकती है। जो वंचित हैं
उन वंचितों को उनकी जरूरत की सामग्री मिल सकती है, मिल जाएगी। ठीक भाई, आप देखते हैं कि मंदिर के बाहर तमाम दरिद्र बैठे रहते हैं, हम जा करके भगवान के उसमें पेटी में, लेकिन कभी भी उनकी थाली में। ठीक, तो ओवरऑल ये चीजें देखने के लिए, इसी वजह से उनका एक सिद्धांत था, क्या? दरिद्र नारायण सिद्धांत। दरिद्र को नारायण की संज्ञा दी। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति में भगवान बसते हैं। हर व्यक्ति में क्या है? भगवान बसते हैं। और अगर हमारा ये मानना है तो उस दरिद्र में भी क्या है? ईश्वर है। दरिद्र में ही नारायण का वास है। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो तकलीफ में है तो भगवान भी तकलीफ में है। ठीक है ना? इस वजह से हम उनको नारायण मान करके कोई भी दान दक्षिणा करें। ठीक है ना? जिससे वंचितों की स्थिति क्या होगी? सुधरेगी। यही दरिद्र नारायण का सिद्धांत था। ये किसने दिया था? विवेकानंद। ठीक है ना? ये पूछा जाता है। ठीक, अभी क्वेश्चंस पे आएंगे ये सब चीजें। अब गांधी जी, ठीक है ना? गांधी जी के बारे में है, जैसे आपने देखा है क्या, शक्ति के दो प्रकार, प्रेम आधारित शक्ति और दंड के भय पर आधारित शक्ति। ठीक है ना? क्लियर? जैसे गांधी जी के 11 प्रतिज्ञा थी, उसके बारे में पूछा जाता है। गांधी जी के 7 पाप थे, उनके बारे में पूछा जाता है। इसी तरह गांधी जी के 2 शक्ति हैं। कितनी शक्ति हैं? 2 शक्ति। मतलब उनके व्याख्या में ये चीजें हैं कि शक्ति के 2 रूप। ठीक, एक शक्ति क्या है? एक प्रेम आधारित शक्ति है। ठीक है ना? ये सब सिद्धांत में अगर गांधी जी के बारे में आ रहा है तो आप लिखो इसको। और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आप इस सब्जेक्ट की मदद से अपना मतलब लेखन शैली, निबंध, ये सब भी सुधार सकते हो। ठीक है ना? क्लियर? ये चीज ध्यान में रखिएगा। जैसे प्रेम आधारित शक्ति है और दंड के भय पर आधारित शक्ति, दोनों में अंतर है। ठीक, तुलना में अधिक प्रभावी कौन है? प्रेम आधारित शक्ति। ठीक है ना? क्लियर? और ये कैसी होती है? अस्थायी। अगर आप कोई काम दंड के भय से कर रहे हैं, ठीक, और एक काम आप प्रेम के आसक्त होने पर कर रहे हैं, आसक्त यानी झुकाव होने पर, ठीक है ना? क्लियर? तो जो प्रेम के आधारित शक्ति है वो क्या होगी? अस्थाई होगी, दूर तलक। ठीक है ना? और ज्यादा कारगर होगी। शत्रुओं के साथ रचनात्मक बातचीत से शांतिपूर्ण समाधान निकल सकते हैं, क्योंकि हर युद्ध अंततः शांति समझौते के भरोसे ही क्या होता है? समाप्त होता है। कौन सा युद्ध ऐसा है जो समाप्त नहीं होता? ये होता ही है, हर युद्ध समाप्त होता है और अंत में क्या होता है? समझौते। ठीक है ना? शांति समझौता। ठीक, और शांति का मेन रूप क्या है? प्रेम। ठीक है ना? क्लियर? तो यही चीज है। सिविल सेवकों के लिए समाज की सेवा करते समय उच्च सहिष्णुता सूचकांक को होना चाहिए, या निर्णय लेने में समावेशिता यानी इंक्लूसिवनेस, ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता, और तटस्थता यानी रिजिडिटी जो होती है, ठीक, उस पे रहते हैं। आगे है जैसे LGBTQ समुदाय के लिए स्वीकृति। ठीक है ना? यानी होमोसेक्सुअलिटी। ठीक है ना? आपके बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। हमें वह बदलाव करना चाहिए जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं। ठीक है ना? क्लियर? उसके बाद है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत यानी न्यासीता का सिद्धांत। न्यासीता का सिद्धांत क्या है भाई? हमने ये कहा था कि अगर आपके पास एक्सेस है, अपनी आवश्यकता से अधिक है, तो अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए बचाइए और बाकी जो बचे वो लोगों के कल्याण में लगाइए। यही ट्रस्टीशिप। ठीक है ना? क्लियर? जैसे धनवान लोगों को जन कल्याण की देखभाल करने वाले ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करना चाहिए। धन और संसाधन चाहे इनका मालिक कोई भी हो, ठीक है ना, तो समाज और उसके सभी लोगों की बेहतरी के लिए मदद करनी चाहिए। ठीक है ना? क्लियर? गांधी जी ने क्या कहा था भाई? गांधी जी ने ये कहा था कि ऐसा है कि मानव के पास उपयोग करने के लिए बहुत संसाधन है,
लेकिन उसकी लालच को पूरा करने के लिए संसाधन नहीं। ठीक है ना भाई, लालच असीमित है, ठीक, तो संसाधन भी क्या होंगे भाई, संसाधन तो सीमित है, ठीक, तो मनुष्य की आवश्यकताएं ही पूरी हो सकती हैं, उसके लालच को पूरा नहीं किया जा सकता है, मानते हैं? ठीक, तो ये गांधी जी का कथन था और मेनली बेसिस क्या था? ट्रस्टीशिप। ठीक है ना, कि आप संसाधनों का उचित उपयोग करें, बचे तो जन कल्याण में भी उसको क्या करें? लगाएं। ठीक है ना, क्लियर? ये ट्रस्टीशिप है। ठीक, फिर दिया हुआ है कि अहिंसा के दर्शन की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है, दर्शन की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है, अमीरों को बाहरी दबाव से मजबूर होकर नहीं बल्कि अपनी इच्छा से ऐसा करना है। ये नहीं कि जैसे कह दिया गया, सरकार ने आज एक चीज लगाया है, आपने सुना होगा, जिसको हम लोग कहते हैं, ये जो कुछ दिया जाता है, जैसे पॉपुलेशन, ये पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया, सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, क्लियर, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे लगा रहे हैं आप, ठीक, आपकी, तो इसमें क्या होता है कि सरकार ने उसे बना दिया है, ठीक ठीक, उसमें ये कर दिया है सरकार ने कि 2% आप अपने प्रॉफिट का जो है, कोई भी अगर कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो 2%, ठीक है ना, अपनी प्रॉफिट का आप क्या करें? समाज के लिए, ठीक है ना, लगाएं। ठीक, तो उसके हेल्प के लिए लगाएं। अब उस 2% में लोग क्या करते हैं? हॉस्पिटल बनवा देते हैं, ठीक है ना, स्कूल्स खुलवा दिए, ठीक है ना, क्लियर, तो ये सब कार्य क्या करते हैं? कर देते हैं, ठीक है ना, हैं, हाँ, ठीक है ना, SCR, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, SCR कहा जाता है, SCR यानी सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। तो ये क्या है भाई, कारपोरेट में जो भी हैं वो अपना लाभ कमा रहे हैं। होता क्या है कि मान लीजिए आपने कोई कारखाना लगाया, उस कारखाने से क्या हो रहा है? पोल्यूशन फैल रहा है, वहाँ के समाज के लोग प्रभावित हो रहे हैं। उद्योग लगाना भी लाजमी है कि भाई उद्योग हमें लगाना ही लगाना है, नहीं होगा तो विकास कैसे होगा? तो उसके एवज में आपने क्या किया? वहाँ अपने प्रॉफिट से 2% निकाल करके आपने हॉस्पिटल खुलवा दिया, ठीक, बच्चों के लिए स्कूल खुलवा दिया, वृद्धाश्रम खुलवा दिया, कुष्ठाश्रम खुलवा दिया, कुछ इस तरीके का, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई? ये चीजें आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको कहा जाता है CSR, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, CSR, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये भी किस पर आधारित है? इसमें ये क्या है? ये तो सरकार ने तय किया है। अभी कुछ दिनों पहले जो है एक मिनिस्टर का वो भी आया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें ये था कि लोग अपनी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्कुल 2% मिनिमम ना माने, वो 2% को मैक्सिमम ना माने, वो मिनिमम स्तर माने, जितने भी कारपोरेट्स हैं, ठीक, वो क्या कर रहे हैं? उसको मैक्सिमम लेवल बना दे रहे हैं कि हम 2% तक, लेकिन यहां इनको क्या मानना है? उसको मिनिमम मानना है, आप 2% के ऊपर करो, ठीक है ना, ये आपकी सही ट्रस्टीशिप मानी जाएगी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये किससे उस है? ट्रस्टीशिप से। और ट्रस्टीशिप में एक चीज है क्या, कि दूसरों के दबाव में नहीं, अपनी इच्छा से करना कोई भी चीज, ठीक। लेकिन आज जो लोग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? दूसरों के दबाव पे कर रहे हैं, अपनी स्वयं की इच्छा से नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अब है ट्रस्टीशिप की प्रासंगिकता क्या? व्याप्त असमानता, जैसे कोविड महामारी के कारण वैश्विक स्तर पर और भारत में आय असमानता और अधिक बढ़ गई। जाहिर सी बात है, आपने देखा था क्या कि भाई आय असमानता बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जैसे जो दूर दराज के मजदूर वर्ग के लोग थे वो बाहर जाते थे कमाने के लिए, कोविड आया, उनके
साधन जो कमाने के थे वो चले गए। भाई हर चीज क्या था, लॉकडाउन में बंद था। ठीक, सीमित लोग ही थे जो छिपे तौर पर क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। ठीक है ना, क्लियर। तो उनमें वो स्प्रेड होने का खतरा कि भाई कहीं कोविड फैल ना जाए, इस सब को देखते हुए लॉकडाउन अगर ढील भी दी गई थी तो भी कुछ ही लोग थे जो कार्यरत थे। कई लोग मतलब दिल्ली में कार्य कर रहे थे, भाग के बिहार आए, भाग के उत्तर प्रदेश आए, जहां जहां से भी वो थे। ठीक, तो ओवरऑल क्या था, यहाँ असमानता ज्यादा थी। ठीक है ना। और वहीं कुछ वर्ग के लोग, अभी जैसे गवर्नमेंट में ही जो लोग थे, उन छुट्टी के बावजूद भी उनको क्या मिला, इनकम मिली, सैलरी मिली। ठीक है ना, क्लियर। तो ये चीजें क्या करती हैं, ये असमानता फैलाती है कि कोई खाए बगैर वो हो रहा है। ठीक है ना। इसी वजह से सरकार ने कई स्कीम्स चलाई कि भाई फ्री राशन दिया जाए। ठीक है ना। आपका एक योजना भी आत्मनिर्भरता से रिलेटेड चलाया। ठीक है ना। तो ये सब क्या था, ये सब उसी से था। आगे आइए, पर्यावरण का क्षरण। ठीक है ना, ये भी इसमें अगर देखा जाए, ये भी ट्रस्टीशिप में आ रहा है। क्या, ग्रीन हाउस गैसों का क्या हो रहा है, उत्सर्जन। ठीक, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन। तो ये सब क्या है, ये सब प्रासंगिकता है इन विचारों की कि इन जगहों पे ये चीजें होनी चाहिए, इसके लिए कुछ निकल करके आना चाहिए। आगे दिया हुआ है कि समाधान क्या है, संधारणीय उपयोग यानी सस्टेनेबल कंजप्शन। मतलब हम ऐसा कंजम्पशन करें, उपभोग करें जो हमारे भावी पीढ़ियों के लिए भी कुछ बचे रहे। ये नहीं कि सारा हम ही उपभोग कर गए, बाकी भावी पीढ़ी तो सोच रही है अब कहां से आएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रम की गरिमा, डिग्निटी ऑफ लेबर, फिर उसके बाद धन की न्याय संगत वितरण और मानव जीवन का संवर्धन। ठीक है ना, क्लियर। ये हो गया। अब आ जाइए, गांधी जी के कुछ सिद्धांत थे। गांधी जी का सर्वोदय। ठीक, महात्मा गांधी का सर्वोदय इन सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है ना। सर्वोदय का मतलब क्या, सभी का उदय, सभी का कल्याण। ठीक, अहिंसा, नीचे से ऊपर का दृष्टिकोण। ठीक, आत्मत्याग, सत्य, समानता और स्वतंत्रता। ठीक, इन चीजों को एक बार देखिएगा। ठीक है ना, इसमें पढ़िएगा, ये सब चीजें आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ इसमें समझाने के लिए नहीं है। ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद मैं बता दे रहा हूं क्या क्या है। ठीक, ये आइए प्रतिज्ञा देख लीजिए कौन सी है। देख लीजिए, यहाँ है सर्वोदय। ठीक है ना, सर्वोदय को देखिएगा। उसके बाद हमारा है यहाँ क्या, गांधी जी की 11 प्रतिज्ञाएं। ठीक है ना। 11 प्रतिज्ञा में क्या आता है, एक हमारा आता है स्वदेशी। ठीक है ना, स्वदेशी शरीर श्रम मतलब शारीरिक श्रम, सत्य, फिर उसके बाद ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ठीक, अभय, अस्पृश्यता निवारण, अहिंसा, अस्तेय, सर्वधर्म सद्भाव। ठीक है ना, और अस्वाद। ठीक, तो ओवरऑल ये चीजें हो गई। अब अस्वाद यहाँ उससे रिलेटेड है कि मतलब अगर हम किसी चीज से, ठीक है ना, किसी के सादा भोजन से संबंधित, अस्वाद मांसाहार से ही रिलेटेड है, लेकिन उसका अर्थ यहाँ उस सेंस में नहीं है अस्वाद से। ठीक है ना, क्लियर। यहाँ उससे तो है ही, मतलब सादा जीवन उच्च, हाँ, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग से, यानी विचार उच्च रखिए किसी भी परिणाम या किसी भी उस पे लाभ जैसे कहा जाए उसके प्रति। ठीक है ना बहुत झुकाव हो। ठीक, ये बात। अभय का मतलब बिना डरे, भय, अभय। ठीक है ना, हाँ। अरे ही तो लगा है सब भाई। स्वाद जैसे इसने बोला कि ये तो जनरल, ये स्वाद से रिलेटेड नहीं, यहाँ क्या सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग से। ठीक है ना, मेन चीज ये थीम पकड़िए कि मेन क्या है एक्चुअली।
ठीक है ना। अब गांधी जी के 7 पाप हैं, इन्होंने वर्णित कहाँ किया था? यंग इंडिया में, ठीक है ना, क्लियर, यंग इंडिया। और एक और इंडिया है, कौन इंडिया? एक यंग इंडिया है और एक जिस वो उन्होंने लिखा था, क्या नाम है, एरी बेसेंट ने, देखिए उस बुक का मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा है, ठीक। चलिए, ये है पाप, 7 पाप, ठीक है ना। क्या है, इन्हें जान लीजिए। जैसे इन्हें दिया हुआ है क्या, पहला है हमारा क्या, सिद्धांत विहीन राजनीति, ठीक है ना। कोई भी राजनीति सिद्धांत के बिना नहीं हो सकती, मतलब उसके कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, उसके कुछ सिद्धांत होने चाहिए। जैसे यहाँ दिया हुआ है कर्नाटक में दल बदल के हालिया मामले। दल बदल आप लोग जान रहे हैं कौन सा शेड्यूल में आता है? 10वीं अनुसूची, ठीक है ना, 10th शेड्यूल, ठीक। फिर उसके बाद परिश्रम रहे ध्यानोपार्जन, ठीक। धनोपार्जन जो है मतलब धन हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, कैसे? बस साधन उचित नहीं, ठीक, परिणाम उचित हो, ठीक है ना, तो परिश्रम रहे, ठीक। जैसे क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती कीमतों ने अनेक लोगों को अत्यधिक संपन्न कर दिया है। आज के न्यूज में है क्या कि भाई चांदी ने इतनी वृद्धि कर ली, ठीक है ना, जो चांदी खरीद लिया वो लखपति हो गया। समझ रहे हैं कि एक समय चांदी का दाम जो है 80,000 प्रति किलो था, आज चांदी का दाम 2.5 लाख हो गया, 2.5 लाख से प्लस है। तो ये क्या हो रहा है? बिना श्रम धनोपार्जन, मतलब पुरानी प्रॉपर्टी अब उसके दाम क्या हो रहे हैं? रेज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं किस में आ रहा है भाई? आपको ट्रस्टीशिप में करना चाहिए, ठीक। क्या हुआ सर? अच्छा, हम कहे आप इधर बता रहे हैं, ठीक। उसके बाद है विवेक रहित सुख, ठीक। विवेक रहित सुख का मतलब क्या? जैसे किशोरों पर वैवाहिक बलात्कार, ठीक है ना, का ज्वलंत मुद्दा, अभी आपने देखा होगा निर्भया मामला, ठीक है ना, क्लियर, ये भी विवेक रहित सुख। फिर विकास के बहाने पर्यावरण का विनाश करना, जैसे कह रहे हैं कि भाई हम किसी एरिया का, जैसे आप आदिवासी इलाकों में ही आ जाइए, नक्सल इलाकों में, उनको उनकी प्रकृति की पूजा करते हैं, ठीक है ना। विकास के नाम पे क्या है? वन का कटाव, ठीक है ना, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल अच्छा, अगर विकास कर रहे हैं तो उस जगह क्या है, मतलब पर्यावरण के प्रतिकूल हो करके कर रहे हैं कोई भी चीज, ठीक। आज क्या है, न्यूक्लियर प्लांट्स कई जगह लग रहे हैं, तो वो किसके उदाहरण हैं? जाहिर सी बात है कि अगर एटॉमिक प्लांट आप लगाओगे तो निश्चित रूप से आसपास के इलाके भी क्या होंगे? प्रभावित होंगे। तो मतलब हम सुख की चाह में क्या कर रहे हैं, ठीक, मतलब पर्यावरण से क्या कर रहे हैं? खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी आपने देखा है कि उसमें उत्तराखंड में जो भूस्खलन हुआ, ठीक है ना, क्लियर, तो वो क्या था? हिमाचल में हुआ, कई जगह ऐसे सुनने में आया, ठीक, इस बरसात के मौसम में। तो ओवरऑल ये क्या था? बादल कहीं फट रहा है, कहीं को आप क्या कर रहे हैं? अंधाधुंध विकास करते जा रहे हो, ठीक, मतलब पर्वत तक आप काट दे रहे हो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं कंपन और धीरे धीरे वो दशाएं ऐसी बना देता है कि उस जगह लैंडस्लाइड होना ही है, ठीक, क्लियर। तो ये चीजें काफी देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद चरित्र विहीन ज्ञान ऐसा जिसमें चरित्र ही ना, ठीक। जैसे राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे को बाधित करने के लिए साइबर स्पेस का उपयोग, जैसे 2021 के मुंबई ब्लैकआउट में देखा गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड परीक्षणों का उपयोग करके कन्या भ्रूण हत्या के कारण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एमनोसिंथेसिस। एमनोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है, साइंस में आप पढ़ेंगे कि एमनोसिंथेसिस वो प्रक्रिया है जिसे हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, यानी लिंग का निर्धारण करते हैं। तो एमनोसिंथेसिस करके हमने कन्या का भ्रूण पता कर लिया, भाई भ्रूण जो होने वाला नवजात था उसका भ्रूण पता किया कि कन्या है, हमें कन्या नहीं चाहिए, हमने क्या किया? अबॉर्ट करा दिया,
ठीक है ना, क्लियर। तो अबॉर्शन जो है वो भाई कहीं से भी नैतिक नहीं माना गया, अनैतिक ही है, ठीक। तो ओवरऑल ये आपका ज्ञान है, ज्ञान क्या बन गया, अभिशाप बन गया। किसी के लिए तो वो अच्छा बना, लेकिन किसी के लिए क्या हो गया, अभिशाप हो गया, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। फिर उसके बाद आइए, मानवता विहीन क्या है, विज्ञान। जाहिर सी बात है, विज्ञान का प्रयोग मानवता के लिए किया जाए। आजकल मिसाइल्स का बढ़ता प्रयोग, ये क्या है, ये मानवता विहीन है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये चीज होगी। फिर कैंसर के सबूत के बावजूद सरकारें जहरीले पेय पदार्थों और सिगार पर प्रतिबंध नहीं लगा रही, ठीक। खाइए, बोलो केसर, क्या है, प्रचार के उस पे जो अभिनेता है वो क्या कर रहे हैं, कौन सा, विमल ना, हाँ देखिए, ठीक, विमल का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो विमल आखिर क्या है भाई, औषधि तो है नहीं कि रोज हम खाने के बाद ले रहे हैं, पाचक के रूप में कार्य कर रहा है कि नहीं है। तो ये क्या है, जान भी रहे हैं, फिर भी सब लोग जान रहे हैं कि मोमोज, आजकल सोशल मीडिया पे भी आ रहा है, मोमोज, पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड जो है हमारे लिए क्या है, सेहतमंद है, हानिकारक है, ठीक है ना। स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं क्या कर दे रहा है, डैमेज कर रहा है, किडनी डैमेज, लीवर डैमेज, क्रेटिन बढ़ जा रहा है, दुनिया भर की चीजें। लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, ठीक, स्वाद बड़ी चीज है, ठीक, क्लियर, वो ले रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं। फिर उसके बाद आ जाइए, जापान में परमाणु हथियारों का प्रयोग मानवता के विज्ञान पर क्या है, भाई जाहिर सी बात है, ठीक। अच्छा, कौन कौन कहाँ हमले हुए थे जापान में, हिरोशिमा और नागासाकी। पूछा जाता है, डेट बताइए। 6 सितंबर और अगस्त, कौन बोलेगा, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945। 6 अगस्त को कौन था, लिटिल बॉय, लिटिल बॉय, ठीक है ना। 9 अगस्त फैट मैन, ठीक। 6 अगस्त को कहाँ, हिरोशिमा। 9 अगस्त को कहाँ, नागासाकी, ठीक है ना। ये पता होना चाहिए भाई, पूछा जाता है ये सब, ठीक। हाँ, आगे आइए, सदाचार रहित। अच्छा, वो एटम बम था कि परमाणु बम था, हैं? परमाणु बम था, एटम बम नहीं था। एटम बम था कि परमाणु बम था, परमाणु बम ना, एटम नहीं था ना। एटम मीन्स होता क्या है, एक बार मैंने ऐसे ही पूछा पढ़ाते समय कि एटम बम और परमाणु बम में क्या अंतर है। सर एटम बम तो मतलब तो आपका शहर उड़ेगा, और परमाणु बम बड़ी चीज है सर, वो तो पूरा देश उड़ जाएगा, ठीक। तो ओवरऑल यहाँ भी कंफ्यूजन है, ठीक है ना। तो परमाणु और एटम क्या है, एक है। और हाइड्रोजन बम, दोनों में अंतर क्या है, परमाणु और हाइड्रोजन में, मतलब एटम और हाइड्रोजन बम में। इसमें सर नाभिक के संलयन होता है। किसमें, हाइड्रोजन बम। अच्छा, और उसमें, इसमें नाभिक के विखंडन होता है। विखंडन, किस तरह का विखंडन, किस तरह का विखंडन, चेन रिएक्शन की, चेन रिएक्शन में कौन सा, नहीं। हाँ, तो ये जानिए, ठीक है ना। एक होता है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, एक होता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो इसमें अनकंट्रोल्ड है, बम में अनकंट्रोल्ड, और जहां कंट्रोल कर लिए, कंट्रोल रॉड्स लगा करके, वो आपका क्या हो गया, वो आपका नाभिकीय संयंत्र हो गया, परमाणु भट्टी, जहां से बिजली उत्पन्न करते हैं। अंतर है दोनों में, एक है नाभिकीय विखंडन, तो नाभिकीय विखंडन में दो, एक चेन रिएक्शन कंट्रोल्ड और एक चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड। तो अनकंट्रोल में क्या, अनकंट्रोल में टूटता जाएगा तो बड़े विनाश को जन्म देगा, दैट इज बम। और अगर हमने कंट्रोल रॉड्स लगा लिया और उसको कंट्रोल कर लिया तो वो हमारा क्या हो गया,
बिजली बनाने के काम में आ जा रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? संयंत्र। परमाणु भट्टी का उदाहरण। यानी नाभिकीय विखंडन के दो उदाहरण, एक कंट्रोल्ड के, तो कंट्रोल्ड में नाभिकीय भट्टी, अनकंट्रोल्ड में एटम बम, और हाइड्रोजन बम जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन, संलयन, ठीक है ना, संलयन। उसके उदाहरण अन्य भी है, ठीक है ना, सूरज, ठीक, तारों, ठीक, में जो ऊर्जा, वो सब। फिर आ जाइए सदाचार रहित व्यापार। व्यापार कोई भी होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? सदाचार, ठीक। आगे आइए, हाल में ही निजता के मुद्दे पर गूगल और फेसबुक का अमेरिकी सीनेट के साथ झगड़ा हुआ, ठीक है ना, क्लियर। हॉलीवुड गानों और फिल्मों में सिर्फ अपनी सामग्री का विपणन करने के लिए महिलाओं के शरीर को लेकर लैंगिक भेदभाव देखने को मिलता है, ठीक। तो ये सब क्या है? व्यापार हो रहा है, कुछ भी अनर्गल, मतलब अनैतिक, ठीक, कोई भी नैतिकता नहीं। फिर उसके बाद आइए, धर्म जो है कैसा? त्याग रहित। त्याग रहित धर्म, ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें त्याग की भावना नहीं, वो धर्म नहीं कहलाएगा, ठीक है ना, क्लियर। कोई भी धर्म होगा तो उसमें त्याग की भावना होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे मानव सेवा या माधव सेवा, जैसे सभी धर्मों में धार्मिक कट्टरवाद, सांप्रदायिकता तनाव का कारण बन रहा है, जैसा कि हाल ही में फ्रांस में देखा गया। भक्ति के सापेक्ष कर्मकांडवाद का विकास। फिर उसके बाद जो है ये अमर्त्य सेन का है। अमर्त्य सेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, हालांकि पूछा गया, ऐसा नहीं है कि नहीं लोगों के बारे में पूछा गया है, सबके बारे में थोड़ा बहुत कहीं ना। इस बार ही देख लीजिए, शायद तिरुवल्लुवर के बारे में पूछ दिए थे IAS में, ठीक है ना, कुछ इस तरह से था। तो कई लोगों के लिए पूछ देता है, जैसे कबीर है, कबीर के जीवन से आपको क्या मिलता है? शिक्षा। तो दोहों में ही शिक्षा आपको मिल जाएगी दुनिया भर का, है कि नहीं? तो भाई सांप्रदायिकता वाला उदाहरण आप दे सकते हैं, ठीक है ना। पाहन पूजे हरि मिले, मैं पूजूं पहाड़, ठीक, भाई जाहिर सी बात है उसमें कि मतलब एकदम धार्मिक कट्टरपन हो जा रहा है, तो ये सब दूर होना चाहिए, वही है। अब आ जाइए, हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, क्वेश्चंस लगा लेते हैं, बाकी आपको समझ में आने लगेगा कि क्या क्या इस चैप्टर में है। जैसे मोरल थिंकर्स क्वेश्चंस, ठीक, इसको लगाइएगा बाकी क्वेश्चंस को और समझ में आएगा धीरे धीरे। ये क्या है? दिया हुआ है, समकालीन समाज में बुद्ध की शिक्षा की क्या प्रासंगिकता है, ठीक है ना, क्लियर। समकालीन समाज में बुद्ध की शिक्षाओं की क्या प्रासंगिकता है, ठीक है। ये अब बुद्ध ने क्या क्या दिया था, देखिए आपको उत्तर कैसे लिखना है, इस तरीके से कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, ठीक, 8 उनके जो मार्ग थे अष्टांगिक मार्ग। दूसरा क्या? 4 महान आर्य सत्य, ठीक है ना, जो उनके थे उनको डिफाइन करते हुए उसी को क्या कर देना है, इस समाज में प्रासंगिक बना देना है, ऐसा कुछ करना है। अब जानिए क्या है आज के समाज में। पहले बुराइयां बता दीजिए कि नैतिक और सांस्कृतिक अवनयन कैसे हो रहा है। अवनयन यानी झुकाव, मतलब गिर रहे हैं लोग। एक धार्मिक संघर्ष, भ्रष्टाचार, स्वच्छ जल, भोजन की असुरक्षा, आर्थिक अवसरों की कमी, रोजगार, पर्यावरणीय अवक्रमण आदि मुद्दों का सामना कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें आइए, हम अष्टांगिक मार्ग में आए हैं, तो अष्टांगिक मार्ग में ये क्या है, ये सब चीजें हैं, ठीक। जैसे कि बुद्ध की शिक्षाओं की प्रासंगिकता, पहला इन्होंने इनकी 3 को और 3 को डिफाइन कर दिया गया 8, ठीक। पहला क्या? प्रज्ञा, ठीक है ना, यानी बुद्धि, ठीक। शील यानी आपके आचरण से रिलेटेड, और समाधि यानी ध्यान से रिलेटेड,
ठीक है ना, क्लियर। अब जैसे प्रज्ञा, दृष्टि और संकल्प, ठीक है ना। फिर सम्यक वाणी, कर्मठता और आजीविका। और समाधि में क्या, व्यायाम, स्मृति और समाधि, ठीक, ये आते हैं। ओवरऑल इनकी प्रासंगिकता अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें उसमें आपकी लिखी हुई है, ठीक। क्या है भाई, किसी भी चीजों की सही समझ होनी चाहिए, किसी भी चीज पे सही बातचीत होनी चाहिए, सही कदम और आजीविका होना चाहिए, उचित प्रयास होना चाहिए, ठीक। उचित प्रयास में यानी सम्यक संकल्प, ठीक, क्लियर। फिर लालच और इच्छा, सही दृष्टि, प्यार दुलार और सम्यक ध्यान, मतलब ध्यान सही होना चाहिए, ठीक। सही प्रयास, सावधानी, एकाग्रता मानसिक शांति को सुनिश्चित करते हैं और नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को क्या करते हैं, समृद्ध, ठीक। प्यार दुलार, मित्रता आदि लोगों में सकारात्मक व्यवहार को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। भाई प्यार दुलार है, अभी वही झगड़ा करिए तो क्या सद्भावना बनेगी, नहीं बनेगी। भाव या ध्यान बुद्ध के उपदेशों का महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है मन का प्रशिक्षण। बुद्ध का मानना है कि सब कुछ मनुष्य के दिमाग से निकलता है। एक शुद्ध एवं प्रशिक्षित तथा विकसित दिमाग मनुष्य का सबसे बड़ा क्या है, खजाना है, ठीक है ना। बुद्ध की शिक्षाएं मनुष्यों को करुणा, शांति और संयम और आनंद प्रदान करती है, ठीक है ना, क्लियर। यह मनुष्य और प्रकृति के बीच एक अस्थायी संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। इससे वैयक्तिक, सामाजिक, पर्यावरणीय सुरक्षा के साथ सतत विकास की अवधारणा साकार हो सकती है। अब आइए महात्मा गांधी पे आ जाइए। महात्मा गांधी का अभी हमने पढ़ा, ठीक। महात्मा गांधी पे क्या है, महात्मा गांधी ने अपने नैतिक विचारों में ईश्वर व सत्य को एक दूसरे के पूरक माना, ठीक है ना। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। भाई हो गया, वही क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्लियर। आइए महात्मा गांधी के अनुसार लाखों करोड़ों असहायों के हृदय में ईश्वर क्या है, विराजमान। भाई प्रत्येक कण कण में ईश्वर है, तो लोगों में होंगे कि नहीं होंगे। और अगर आप ईश्वर को पूजते हैं, ईश्वर के लिए आप में आस्था है, तो लोगों में भी तो ईश्वर है, उनको आप दुखी कैसे देख सकते हैं, ठीक। लोगों को मतलब कष्ट ना होने दीजिए, मतलब ईश्वर को कष्ट, लोगों की सेवा ईश्वर की सेवा, ठीक। भाई वही तो गांधी जी करते थे, ठीक, यही चीज है, ठीक। आगे आइए, क्या कहा गया है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, कहा गया है ना, मतलब दूसरे के हित में, ठीक, सबसे दूसरे का हित देखना सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, ठीक। आगे आइए, अब लेकिन सिद्धांत उल्टा है, पहले आत्मा फिर परमात्मा, ठीक। यहाँ ये चीजें हैं। मैं उसके सिवाय अन्य किसी को ईश्वर नहीं मानता। लोग उस सत्ता को नहीं जानते जिसे मैं जानता हूँ। मैं इन लाखों करोड़ों की सेवा द्वारा उस ईश्वर की पूजा करता हूँ जो सत्य है, उस सत्य की जो ईश्वर है, ठीक। यहाँ महात्मा गांधी ने ईश्वर और सत्य को एक दूसरे का क्या माना है, पूरक माना है। सत्य एक नैतिक गुण है। अज्ञानता के कारण उपजे अंधकार के लिए आत्म ज्योति की भांति है। असत्य एक तरह का क्या है, नैतिक गिरावट और विकृति है, ठीक है ना, क्लियर। महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप से 6 विकृतियों का उल्लेख किया है जो पूर्वाग्रह, द्वेष, दुर्भावना की उत्पत्ति के कारण है। ये 6 विकृति कौन, एक इच्छा, एक क्रोध, एक लोभ, एक घमंड, वैमनस्य और ईर्ष्या, ठीक है ना, क्लियर। ये 6 हो गए। सत्य का आभास होने पर इन बुराइयों को अपने आप क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है ना, क्लियर। जैसे सत्य ईश्वर, सत्य क्या, नैतिक गुण, आत्मज्ञान होता है, लोगों करोड़ों गरीबों की सेवा। वही बात हुई कि आप गरीबों की सेवा करोगे, ईश्वर सब में व्याप्त है, ईश्वर ही सत्य है, ठीक।
तो अपने आप महात्मा गांधी इस तथ्य से अवगत है कि वर्तमान में दुनिया में झूठ असत्य अधिक लाभकारी सिद्ध हो रहा है। झूठ का सहारा लेकर व्यक्ति क्या हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं, लेकिन तार्किकता सत्य की श्रेष्ठता को संरक्षित किए हुए है। महात्मा गांधी ने सत्य को एक कला बताया है जो कि कठोर और सतत अनुशासन द्वारा क्या होता है, विकसित होता है। ठीक है ना। सत्य के व्यवहारिक मूल्यों के कारण गांधी जी सत्य को स्वीकार करते थे। उनका यह मानना था कि सत्य को सादर स्वीकार किया जाना चाहिए, न कि अप्रिय रूप से जबरदस्ती थोप रहे हैं सत्य, मनवा रहे हैं सत्य, ऐसे थोड़ी ना होता है, वो स्वेच्छा से होता है। ठीक है ना। क्योंकि अप्रिय सत्य सामाजिक रूप से क्या होगा, खतरनाक होगा। इस प्रकार महात्मा गांधी नैतिक अवधारणा में सत्य को ही क्या मानते थे, ईश्वर मानते थे। अब आइए, विवेकानंद क्यों आज भी प्रासंगिक हैं सिविल सेवक के लिए। जानिए, विवेकानंद भारत के पहले धार्मिक नेता थे जिन्होंने मानव सेवा को ईश्वर की सेवा के समतुल्य बताया, विश्व में दरिद्र नारायण की संज्ञा का प्रतिपादन किया। ठीक है ना। दरिद्र नारायण का सिद्धांत, उन्होंने लोगों को धार्मिक चेतना को जगाया और शिक्षित लोगों को ध्यान दलितों के कष्ट की ओर आकर्षित किया। स्वामी विवेकानंद ने धर्म को लोकातीत वास्तविकता, सभी के लिए समान तथा चेतना का विज्ञान बताया। यह सार्वभौमिक अवधारणा अंधविश्वासों, मतांधतावाद, असहनशीलता के दुर्गुणों से धर्म को मुक्त करती है। ठीक, इस सिद्धांत का पालन करके सिविल सेवक अपने कर्तव्यों को निभाने में स्वतंत्रता, ज्ञान व आनंद का सर्वोच्च व श्रेष्ठतम उपयोग कर सकते हैं। ठीक, क्लियर। वर्तमान समय में वैज्ञानिक प्रगति ने मानवीय भौतिक मत में सुधार किया है। संप्रेषण क्रांति ने वैश्विक गांव बना दिया है विश्व को, और लेकिन इससे नैतिकता में क्या आई है, गिरावट आई। ठीक है ना। ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद द्वारा आत्मा के संभावित देवत्व की अवधारणा नैतिकता में गिरावट को क्या कर रही है, रोक रही है। मतलब क्या है यहाँ कि आत्मा में संभावित देवत्व की अवधारणा ले रही है। ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद क्या है, जो सिविल सेवक के आचरण में उपयोगी सिद्ध होगी वर्तमान समय में व्यक्तिगत जीवन और तो ओवरऑल क्या है भाई कि इनका जो दरिद्र नारायण का सिद्धांत है, और दूसरा क्या कि आत्मा की शुद्धता, आत्मा में देवत्व का सिद्धांत को क्या कीजिए, समाहित कीजिए। ठीक, अब आ जाइए इनमें क्या क्या प्रतिपादित सिद्धांत है, यहां से आपको पूरा समझ में आ जाएगा, इसी को आपको एक्सप्लेन कर लेना है। ठीक है ना। देखिए पॉइंट्स पकड़ा कीजिए बस, ये पॉइंट्स क्या हैं, उतना गाथा तो आप भी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, इनके आधार पे ही आप क्या कर पाओगे, एक्सप्लेन कर पाओगे। तो की पॉइंट्स पकड़ा कीजिए, उदाहरण पकड़ा कीजिए और उससे इलेबोरेट कीजिए। ठीक है ना। हम भी क्या जान रहे हैं, विवेकानंद को कितना सब कुछ ठीक सुना है, उनके प्रासंगिकता के बारे में कई प्रेरक प्रसंग उनके सुने हैं। ठीक है ना। कई ऐसी चीजें सुना है, तो उससे जीवन में क्या प्रेरणा मिल रही है, उदाहरण जानिए, घटनाओं को जानिए। ठीक है ना। अपने आप पता चलता जाएगा कि हाँ यस ये चीज हमको लिखना है, आपको लिखा जाएगा उसमें। जैसे देखिए, महान राष्ट्रीय परंपरा का बोध कराए, जाहिर सी बात है। ठीक है ना। जो हमारे राष्ट्र का गौरव है, जैसे वो 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे, सर्वधर्म सम्मेलन में गए थे। ठीक, तो उसमें उन्होंने इसी चीज को, जो हमारी महान राष्ट्रीय परंपरा है, उन्होंने जाते ही क्या किया था, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ये हमारी राष्ट्रीय परंपरा है। ठीक है ना, कि हमारा संबोधन ही ऐसा होता है कि भाईचारे का एक प्रतीक है। ठीक है ना। सामाजिक समरसता को लेते हुए सामाजिक सद्भाव को दर्शाता है कि नहीं है। तो वो पहलू इसमें दिख जाता है। अब इसमें विचारों में एकता और आधुनिकता है। भाई एकता दिखी, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मतलब सबको अपना मान लिया। यहाँ क्या वसुधैव कुटुंबकम की प्रवृत्ति दिखी कि नहीं दिखी। तो माँ मतलब क्या, आपको इसी में अपना एक्सप्लेन कर देना है जो भी चीज। ठीक, क्लियर। दूसरा क्या, धर्म को वास्तविक, लोकातीत और सभी के लिए समान बताया।
ईश्वर एक है, ठीक, की संकल्पना, अंधविश्वास मतांधता जैसे दुर्गुणों की समाप्ति, ठीक। उसके अलावा संभावित देवत्व की अवधारणा, जैसे नैतिकता का पुनर्स्थापना होगी, उसके लिए आत्मा की अंतर्भूत सुचिता यानी नैतिकता का भय पर टिका होना, ठीक है ना, क्लियर। और उसके बाद पश्चिमी मानवतावाद और भारतीय लोकाचार को क्या करना, मतलब ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर का मेल मिलाप, ठीक है ना, क्लियर। इससे क्या होगा, मानवीय अधिकारों का उल्लंघन, ठीक, अगर कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ, ठीक। तो ये इनकी प्रासंगिकता है, ठीक है ना, इसी को ध्यान में रखना है। चलिए तब आज के लिए, ठीक है ना, फिर हम लोग बाकी पढ़ेंगे, ठीक, ओके, थैंक यू।